हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हमने क्या डिस्कस करना है। तो देखिए, हम पहुंचे थे एमएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका हम पहली यूनिट हमने स्टार्ट की थी फिजिकल केमिस्ट्री की, जो है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंचे। हमने लेक्चर नंबर 1 पे क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जितना भी वर्किंग मैकेनिज्म, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस वगैरह थे, वो सारी की सारी चीजें हम फर्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड लेक्चर पे हमने क्या डिस्कस किया, सेकेंड लेक्चर पे हमने नर्स इक्वेशन डिस्कस किया, होती क्या है, उसका एम क्या है, उसका इक्वेशन क्या रहता है, उसका डेरिवेशन क्या रहता है, कैसे वो इक्वेशन आई, वो सारी की चीजें हमने कहाँ डिस्कस की थी, सेकेंड लेक्चर पे। ओके, अब हम पहुंचे थर्ड लेक्चर पे। तो थर्ड लेक्चर पे आपने क्या टॉपिक डिस्कस करना है, आज हम बात करने वाला है कंसंट्रेशन सेल विद और विदाउट अ लिक्विड जंक्शन। ओके, तो देखो, मैं ये चीज आपको पहले भी बोल चुकी हूँ ना कि आपके सिलेबस पे क्या है, कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए, जैसे आपका जो सिलेबस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमएससी लेवल पे, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है। आप जो जूनियर क्लासेस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे स्कूल लेवल पे, वो वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ नहीं है, थोड़े आप एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। बट कुछ कुछ पॉइंट आपको उससे रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है, वही ब्रांच है, बट आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है, वहां थोड़ा बेसिक दिया हुआ था। तो बेसिक को हम थोड़ा स्किप करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी नोन होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस पे। तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आएंगी मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं वो सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग पर्टिकुलरली अपने पॉइंट पे बात करें, तो हमारा टॉपिक है आज डिस्कशन का कंसंट्रेशन सेल विद और विदाउट अ लिक्विड जंक्शन। ओके, अब ये क्या होता है, अब मैं आपको पहले टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो टॉपिक आपको ये बोल रहा है कि आपको, आपके पास होती है एक कंसंट्रेशन सेल। अब आप बोलेंगे अब ये नया टर्म कहाँ से आ गया कंसंट्रेशन टर्म सेल का, तो अभी मैं बताती हूँ कि कंसंट्रेशन सेल्स होती क्या है। आपने क्या करना है ना, ये कंसंट्रेशन सेल, ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होती है कंसंट्रेशन सेल्स। तो आपने इन कंसंट्रेशन सेल्स में क्या बताना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ कैलकुलेट करना है मतलब आपने ई सेल की वैल्यू को निकालना है। अब आप बताइए, ई सेल की वैल्यू आप कहां से निकालते हैं, आपको पता है इससे पहले लेक्चर पे जब हमने नर्स इक्वेशन पढ़ी थी, वहां तो निकालना सीखा था। नर्स इक्वेशन ने क्या, नर्स जो आपके केमिस्ट थे, इन्होंने एक पूरी इक्वेशन डिराइव की थी फॉर कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक पूरी इक्वेशन दी थी, उसी को तो हम नर्स इक्वेशन कहते हैं। तो आपने क्या कराना है, अपने कंसंट्रेशन सेल के लिए, कंसंट्रेटेड सेल के लिए ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, ई सेल की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन, जो कि काफी इजी है। ओके, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। देखिए, आपने ई सेल की बात तो कर रहे हैं, ई सेल के लिए आप ईएमएफ की वैल्यू निकाल रहे हैं नर्स इक्वेशन के थ्रू, बट आपका जो कंसंट्रेशन सेल है ना, वो भी आपके दो टाइप के होते हैं। कैसे, ये बोल रहा है कंसंट्रेशन सेल, आपने एक बार ऐसी कंसंट्रेशन सेल लेनी है जहां पर को आपको लिक्विड जंक्शन देखने को मिले, या फिर आप बोल सकते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देखने को मिले। अब आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं पता होगा, ये भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। अभी जस्ट सुनिए कि आपने क्या करना है, ऐसी कंसंट्रेशन सेल के लिए ईएमएफ वैल्यू निकालनी है जहां पर आपको लिक्विड जंक्शन देखने को मिले, और इस लिक्विड जंक्शन की वजह से आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिले। ओके, तो ऐसी कंसंट्रेशन सेल के लिए भी आपने ईएमएफ निकालना है, और इसी के साथ आपने एक दूसरी सेल लेना है जहां पर को लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अब्सेंट हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल आप पहले समझेंगे, उसके बाद देखेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अब जब आपका कंसंट्रेशन सेल में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, तो तब ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, और जब कंसंट्रेशन सेल में आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं है, तब ईएमएफ वैल्यू क्या आएगी। बस आपने यही चीज यहाँ पर को कैलकुलेट करनी है। इजी था, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो फर्स्टली आप ये देखो कि कंसंट्रेशन सेल्स होती क्या है। ठीक है, तो देखो ना, कंसंट्रेशन सेल्स भी ना एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होती है। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आपकी गैल्वेनिक सेल हो गई, वोल्टेनिक सेल हो गई, वैसे ही आपकी कंसंट्रेशन सेल होती है। ये क्या करती है, ये भी सेम काम करती है जैसे आपकी गैल्वेनिक सेल, वोल्टेनिक सेल करती थी। क्या करती थी, वो आपकी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम काम आपकी कंसंट्रेशन सेल भी करती है। ये क्या करती है, आपकी केमिकल एनर्जी, मतलब आप एक सेल का सेटअप बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था, ऐसे आपका सेल का सेटअप होता है। आप ऐसे सेल का सेटअप देखेंगे, और सेल का सेटअप मतलब आप खुद बनाएंगे। ठीक है, और आपको वहां पर को क्या होगा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलेगी। मतलब आपने तो बस सेटअप बनाया, लेकिन अंदर आपको रिएक्शन खुद ब खुद देखने को मिल रही। मतलब समझ में आ रहा, आपने सेटअप किया है बस। ओके, आपने उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं करवाई, लेकिन रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ब खुद होने लगेगी। कौन सी रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब क्या होगा, वही रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी निकलती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। तो होता क्या है, आप जिस सेटअप बनाते हैं, और उस सेटअप में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आपको जो एनर्जी मिलती है उसे आप बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ओके, और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब
इलेक्ट्रिसिटी, करंट की जब जनरेट होता है उस टाइम पे जो एनर्जी निकलती है उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं? ऐसी ही सेल्स होती है जैसे आपकी गैल्वेनिक, जैसे आपकी वोल्टेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वैसी ही सेल्स होती है आपकी कंसंट्रेटेड सेल। ये भी क्या काम करती है? ये भी करती है यही काम कि ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने आपने देखा कि आपने सेटअप किया, वहां पर खुद ब खुद एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिल रही है। आपने रिएक्शन कराई, लेकिन आपने रिएक्शन नहीं कराया, आपने जो सेटअप लगाया और रिएक्शन वहां खुद ब खुद हुई, और रिएक्शन होने की वजह से आपको क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इतनी चीज समझ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो ऐसी सेल्स को आप क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। जैसे आपकी गैल्वेनिक सेल थी, वोल्टेनिक सेल थी, सेम आपकी वैसी होती है कंसंट्रेशन सेल। इतनी चीज समझ में आए? तो कंसंट्रेशन सेल्स आप समझे कि यहाँ पर देखो, मैंने आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में सारे पॉइंट लिखा है कि आपने यहाँ पर करना क्या है। जो मैंने आपको डिस्कस कराया वही थ्योरीज मैंने यहाँ पर लिखी है। वो थ्योरी तो हम डिस्कस नहीं करते ना, आपको पता है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप थ्योरी यहाँ आपको मैं शेयर कर दूंगी, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक ले लीजिएगा और नोट्स के थ्रू पढ़िएगा। मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इतनी चीज क्लियर आई? कंसंट्रेशन सेल आप समझे। अब हमने देखना है कि कंसंट्रेशन सेल में हमने क्या निकालना है? ईएमएफ वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। और साथ ही साथ क्या है? ऐसी कंसंट्रेशन सेल को हमने एक बार लेना है। एक बार तो हम ऐसी कंसंट्रेशन सेल लेंगे जहां पर आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एक बार ऐसी सेल देंगे जहां पर आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को देखने को मिल रहा है। ओके, अब ये होता क्या है ये मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी। अभी जस्ट आप यहाँ पे बढ़िए, ठीक है। तो देखो ना, मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है? आप जस्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपकी जो कंसंट्रेशन सेल है, अब आप समझ गए कंसंट्रेशन सेल क्या होती है? ऐसी सेल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जैसे हम लास्ट के लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, अब क्या होता है ना, ये कंसंट्रेशन सेल्स ना दो टाइप की होती है। कैसी होती है? ये बोल रही है एक बार तो आपको ऐसा कंसंट्रेशन सेल मिलेगा जहां पर को आपके पास जो इलेक्ट्रोड होंगे वो अलग अलग कंसंट्रेशन के होंगे, मतलब इलेक्ट्रोड ऑफ ए डिफरेंट कंसंट्रेशन। मतलब आपने क्या है? सेल बनाए, जैसे मैं आपको यही सेल दिखाऊं तो ये देखो, ये आपकी कंसंट्रेशन सेल है। ऐसी तो होती थी गैल्वेनिक सेल, दो बीकर होते थे हमारे पास सेपरेट। तो ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ये कंसंट्रेटेड जो सेल है, ये दो टाइप की होती है। एक बार तो आपको ऐसी कंसंट्रेटेड सेल देखने को मिलेगी जहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है, आपको इलेक्ट्रोड पता है ना, इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये होते हैं आपकी इलेक्ट्रोड, ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि एक बार तो हम ऐसी कंसंट्रेटेड सेल देखेंगे जहां पर हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है ये अलग अलग कंसंट्रेशन के है, मतलब अलग अलग अमाउंट के हैं। मतलब आपकी सारी कंडीशन सेम है, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो आपके सेम कंडीशन के होंगे, आपकी सारी चीजें सेम होंगी, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम सेम होंगे, बट आपके जो ये इलेक्ट्रोड होंगे वो अलग अलग कंसंट्रेशन के होंगे। तो आपकी एक कंसंट्रेशन सेल इस टाइप की होती है। ओके, और एक दूसरी कंसंट्रेशन सेल क्या होती है? दूसरी कंसंट्रेशन सेल होती है ऐसी कंसंट्रेशन सेल जहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कंसंट्रेशन के होंगे। मतलब आपके ये जो इलेक्ट्रोड है, ये आपके मैंने बोला ना, इससे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड। आपको पता है इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड वो सरफेस होती है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये है आपके इलेक्ट्रोड, ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये बोल रहा है ऐसा भी हमारे पास कंसंट्रेशन सेल है जहां पर आपकी इलेक्ट्रोड तो सेम है, ये दोनों इलेक्ट्रोड तो आपकी सेम है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर आपको दो टाइप की कंसंट्रेशन सेल्स भी देखने को मिलती है। बट जो ये पहली कंसंट्रेशन सेल है जिसपे हम बोल रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो अलग अलग कंसंट्रेशन का है, इसका कंसंट्रेशन अलग होगा, इसका कंसंट्रेशन अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ सेम होगा। मतलब पूरी सेल्स में एक ही डिफरेंस होगा, वो होगा कि आपके जो ये इलेक्ट्रोड है वो अलग अलग कंसंट्रेशन की है। ये वाला जो टाइप का कंसंट्रेशन सेल होता है इसको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। हमने जो बात करनी है वो इस टाइप के कंसंट्रेशन सेल पे करनी है। ऐसा कंसंट्रेशन सेल जहां पर को जो आपके कंसंट्रेशन सेल में जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनका कंसंट्रेशन अलग हो। मतलब हमने यहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है, ऐसा कंसंट्रेशन सेल लिया हुआ है जहां पर आपकी इलेक्ट्रोड भी सेम अमाउंट के। देखिए यहाँ पे जो हमारी ये इलेक्ट्रोड है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो आपके ये इलेक्ट्रोड है, आप इलेक्ट्रोड समझ गए, ये वाले पॉइंट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका कंसंट्रेशन भी सेम है, बट किसका कंसंट्रेशन डिफर है? यहाँ पर जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इनका कंसंट्रेशन अलग है। हमने ऐसी सेल की यहाँ पर डिस्कस करनी है। होते तो सेल आपके दो टाइप के, जो आप ये कंसंट्रेशन सेल बोल रहे हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं।
ऐसे कंसंट्रेशन सेल जहां पर आपका इलेक्ट्रोड एक दूसरे से वरी कर रहा हो, मतलब इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन एक दूसरे से अलग हो, और ऐसा कंसंट्रेशन सेल भी होते हैं जहां इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन तो सेम होगा बट इलेक्ट्रोलाइटिक का कंसंट्रेशन क्या होगा, एक दूसरे से डिफर होगा। तो हमने ये वाले कंसंट्रेशन सेल पे बात नहीं करनी, हमने ये वाले कंसंट्रेशन सेल को ध्यान में रखते हुए बात करनी है। ओके, अब ये आगे क्या बता रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू टीचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ कंसंट्रेशन सेल ये होती है और ये दो टाइप की हो गई, बट हमने ये वाली कंसंट्रेशन सेल पे बात करनी है। और ये वाली कंसंट्रेशन सेल अगेन दो टाइप में क्लासिफाई की जाती है। ऐसी कंसंट्रेशन सेल जहां पर को आपका क्या हो, ट्रांसफेरेंस ना हो। ट्रांसफेरेंस ना हो मतलब जहां पर आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, जीरो, मतलब जहां पर आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं हो। विदाउट अ ट्रांसफेरेंस मतलब विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ओके, अब ये ट्रांसफेरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट सुनिए। ओके, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा ऐसा कंसंट्रेशन सेल जहां पर को लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कि जहां पर को आपको ट्रांसफेरेंस देखने को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई, ये चीज समझे कि ये दो टाइप कहां से आए, ये दो टाइप, ये जो दो टाइप आप पढ़ रहे हैं ये कहां से आए, ये टाइप आते हैं आपके यहां से। इतनी चीज क्लियर आई। तो अब देखो ये तो बना गया हमारा बेसिक। ओके, अब मैं आपको ये भी पहले बता देती हूँ कि ये जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये ट्रांसफेरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको समझ ले फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको भी मैंने थ्योरी फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपकी रिवीजन में हेल्प करे ये सारी चीजें। तो देखो होता ही है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, मैं नीचे लेके चलती हूँ आपको। देखो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। तो देखो अगर आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो पहले आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर आप बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड सेल ड्रॉ करनी होगी। तो देखो मैंने कंसंट्रेटेड सेल यहाँ पर एक ड्रॉ की, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, पहले तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने बहुत गंदा डायग्राम बनाया, पर प्लीज इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर को एक सिंगल बीकर लिया, बट आपको पता है हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं या फिर कंसंट्रेटेड सेल पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, तो यहाँ जो हम कंसंट्रेटेड सेल ले रहे थे वो आपकी कैसे ले रहे थे, दो बीकर वाली ले रहे थे। ठीक है, तो दो बीकर वाली जब आप कंसंट्रेटेड सेल लेंगे, यहाँ पर आपको कभी भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी क्यों नहीं मिलेगा, जब आप लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल समझ जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अगर आपने अपने कंसंट्रेटेड सेल में क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आप देखना चाहते हैं, तो आपको ये दो बीकर को क्या एक सिंगल बीकर से रिप्लेस करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। अब जस्ट आप सुनिए थोड़ी देर। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसे कंसंट्रेटेड सेल बनाना है तो इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल कर दूंगी। तो सपोज मैंने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोलाइटिक, ये मेरा क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो मैंने दो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, पहला इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा, दूसरा इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा, तो दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर को डाल दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ये दो इलेक्ट्रोड को क्या करते थे, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अटैच करा देते थे। ये सारी चीजें मैं फर्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करा चुकी हूँ। और यहाँ पर हमने एक बैटरी को लगा दिया, तो ये बन गई मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर आप बोल सकते हैं हमारी कंसंट्रेटेड सेल। ओके, बट देखो ना हमने क्या आगे डिस्कस किया था कि जो हम कंसंट्रेटेड सेल लेने वाले हैं वो कैसे कंसंट्रेट सेल लेने वाले हैं, ऐसे कंसंट्रेट सेल जहां पर को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हो वो डिफरेंट हो। हमने यही तो बोला कि हमारे पास दो टाइप की कंसंट्रेटेड सेल होती है, एक ऐसी कंसंट्रेटेड सेल जहां पर आपका इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग हो, दो आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगाए हैं, बट ये दो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सो सॉरी, ये दो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ओके, बट देखो हमने क्या बोला फिर कि हमें ऐसी कंसंट्रेटेड सेल नहीं चाहिए, हमें कैसी कंसंट्रेटेड सेल चाहिए, जहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग हो। अब आप बोलेंगे आपने एक सिंगल बीकर लिया है और सिंगल बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग कैसे होगा, क्योंकि यहाँ एक सिंगल बीकर में, जैसे आपने एक सिंगल बीकर लिया उसमें आपने पानी भर दिया सपोज, तो यहाँ जितना कंसंट्रेशन होगा एक कॉर्नर में उतना ही तो दूसरे कॉर्नर पर होगा। तो ये हमारी सेल सही कैसे होगी, तो इस सेल को सही कराने के लिए, इस सेल में दो कंसंट्रेशन लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक उपाय लगाएंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इस सेल के बीच में क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन लगा देंगे। अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये मेम्ब्रेन एक क्या करेगी, मतलब एक बाउंड्री की तरह यहाँ पर एक्ट करेगी, और क्या करेगी, यहाँ पर को क्या करेगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन वरी कर देगी। अब हम क्या कर सकते हैं,
ये वाला अगर मैं बोलूं कि अब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा ये बाउंड्री के जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इस लेफ्ट वाले पोर्शन में मेरा कंसंट्रेशन कितना है, C1 है। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ सिर्फ नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मेम्ब्रेन लगा रखी, ठीक है। अब क्या होगा, और बोल सकती हूँ कि यहाँ वाला जो मेरी बाउंड्री के इस साइड राइट हैंड साइड में जो मेरा पोर्शन है, जो मेरी सेल है, इस पोर्शन में जो है मेरा कंसंट्रेशन कितना है इलेक्ट्रोलाइट का, C2 है। इट मींस अब मैंने ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ऐसी कंसंट्रेट सेल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी जिसका क्या है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। समझ में आया? तो यही सेल हमको यहाँ पर डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो आपने सेल बना दी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले एक चीज मुझे बताइए। यहाँ पर दो हमने इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोड है ये, एक इलेक्ट्रोड है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड में कैथोड कौन है, एनोड कौन है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको कैथोड एनोड निकालना होता है तो आपने किसी को भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देख के कैथोड एनोड नहीं निकालते। आपको क्या करना होता है, आपको एक काम करना होता है कि आप अपना इलेक्ट्रोड देखते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन में किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। रिडॉक्स में रिएक्शन मतलब आइदर ऑक्सीडेशन आइदर रिडक्शन। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो उस इलेक्ट्रोड को हम क्या टर्म देते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसे हम बोलेंगे एनोड, ठीक है, ये होगा हमारा एनोड, ओके। लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रोड में क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन, तो उस केस में हम अपने इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, कैथोड है। इतनी चीज क्लियर आई? तो एनोड और कैथोड का पता हमें कैसे चलता है, हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सी रिएक्शन कर रहा है। अगर वो ऑक्सीडेशन करेगा तो हम उसे एनोड बोलेंगे, अगर वो रिडक्शन करेगा तो हम उसे कैथोड बोलेंगे। तो देखो, अगर मैंने यहाँ भी कोई रिएक्शन कंडीशन नहीं लगाई है, और मतलब अगर मैं रिएक्शन कंडीशन लगाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड आपका रिडक्शन करा रहा है। बट अगर आपको ऐसे रिएक्शन देख के नहीं करना होता है तो आपको एक ट्रिक यहाँ पर लगानी होती है। वो ट्रिक क्या है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। वो ट्रिक ये है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर आप किसी कंसंट्रेटेड सेल की बात कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, वोल्टेनिक गैल्वेनिक सेल वगैरह की, तो आपको लोन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कराना होता है। लोन का कॉन्सेप्ट मतलब आपको ये देखना होता है, ये लोन आपको बहुत कुछ बताता है। ये लोन आपको क्या बताता है, ये बोलता है एल मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका, ओ मतलब होगा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ये क्या होगा, ए मतलब क्या हो गया, एनोड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, उसको आप उसे क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। और वो इलेक्ट्रोड कैसे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा। तो हमें लोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कराना होगा। इट मीन्स अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है। अगर ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन से चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये मैं नेगेटिव चार्ज का है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। और यहाँ पर को क्या हो रही है, बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सिमिलरली अगर यहाँ एनोड है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। और यहाँ पर को क्या होगा, रिडक्शन होगा। यही चीज तो हो गई, इतनी चीज क्लियर आई? अब क्या होगा, देखो होता क्या है, आपने जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर पे भी आपको डिस्कस कराया था कि होता क्या है, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सपोज मैं कोई एक मेटल ले लूं, सपोज मैंने इसको एक नाम दे दिया कि ये क्या है, एम है, ठीक है, ये है एम, ठीक है। अगर इस एम का, ये एम की, सपोज ये एम की रॉड है, अगर इस एम में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो क्या होगा, इक्वेशन इसकी क्या होगी, एम में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, जैसे रिएक्शन कराएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा अभी हमें नहीं पता, तो हमने बोला इसने एन नंबर के इलेक्ट्रॉन को लॉस कराया। और अगर एन नंबर के इलेक्ट्रॉन को लॉस कराए तो उतने ही नंबर के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर पॉजिटिविटी आएगी। तो ये इसके लिए इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, ओके। और इसके लिए कैसी होती है, देखो अगर ये समझोगे तो ये आपको खुद आ जाएगा। तो ये आप समझे, ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो होता क्या है कि ये जो एम है ये ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या करेगा, ये किस में टूटेगा, एम एन पॉजिटिव में, यानी कि ये एम एन पॉजिटिव में टूटा। और अगर ये इसकी इलेक्ट्रोड क्या है, मतलब ये रॉड आपकी नेगेटिवली चार्ज है, इट मींस इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसने एन नंबर के इलेक्ट्रॉन निकाले, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इतनी चीज समझ में आई? तो क्या होगा, अगर यहाँ पर को, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर को क्या है, अगर नेगेटिवली, ये आपकी नेगेटिव रॉड है तो ये पॉजिटिव रॉड है। अगर यहाँ पर को क्या है, पॉजिटिव आयंस अगर आपके सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जब ये रॉड टूट रही है, जब इसमें रिएक्शन हो रही है, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की वजह से जब इसके सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं तो रिडक्शन की वजह से क्या होंगे, यहाँ नेगेटिव आयंस आएंगे।
तो ये चीज होती है, ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बट मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि मे बी अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपके लिए वीडियो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई। तो क्या हुआ, हमारी जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं, और जब रिडक्शन होती है तो हमारे सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन बढ़ जाते हैं, और होनी यही रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो होता क्या है कि जैसे आपके कंसंट्रेटेड सेल में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बढ़ेंगे, देखो यहाँ पर आपके पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, तो ये क्या कैसे, देखो अभी मैं बताती हूँ कि सपोज आपने क्या है, पॉजिटिव आयन आपके सॉल्यूशन में ऐसे बढ़ गए, यहाँ पर आपके नेगेटिव आयन आ गए, ये तो समझ गए। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इनके बीच में सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या है, मेम्ब्रेन के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, मतलब ये कहाँ आ जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस यहाँ आने लग जाते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव आयंस क्या होने लगते हैं, यहाँ पर आने लगते हैं। समझ में आया। और आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर पर भी इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में भी बात की थी। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब हमारे दो अलग अलग टाइप के आयन आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है यहाँ पर, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जंक्शन बन रहा है। आपको पता है जंक्शन क्या होता है, ये आपके क्या है, दो टाइप के आयन है जो कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट है। तो यहाँ पे दो टाइप के आयन के बीच में जनरेट किए गए पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन, इसी को बोला जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि यहाँ पर आपके पास एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपके एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के कंसंट्रेशन भी अलग है, पॉजिटिव आपका मे बी कम हो सकता है, नेगेटिव आपका ज्यादा हो सकता है, मे बी नेगेटिव ज्यादा हो सकता है, पॉजिटिव कम हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट अलग अलग कंसंट्रेशन के ये दोनों होंगे, क्योंकि हमने आगे कंडीशन ही ये लगाई थी कि ये दोनों अलग अलग कंसंट्रेशन के होने चाहिए। तो क्या होगा, पॉजिटिव अलग कंसंट्रेशन का होगा, नेगेटिव अलग कंसंट्रेशन का होगा, तो ये दोनों मेम्ब्रेन के थ्रू अप्रोच कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब ये कुछ ऐसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे एक दूसरे से, पॉजिटिव इसके वहां अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और इसी अट्रैक्शन के टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर को जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो जनरेट होगा, उसे हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि जंक्शन, यहाँ पर आपका जंक्शन बना, इसी जंक्शन के थ्रू जनरेट किए गए पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इतनी चीज समझ में आई। तो यही कॉन्सेप्ट आपने आगे पढ़ना है। अभी आपने यहाँ पर थोड़ा समझ लिया, तो अब आपको आगे आसानी होगी। तो अगर हमने क्या करना है, हमने दो टाइप की सेल लेनी है। एक तो ऐसी सेल, अब देखो ना, अगर मैं यहाँ दो सेपरेट बीकर लेती, अगर दो सेपरेट बीकर लेती, तो यहाँ अगर पॉजिटिव आयन बढ़ते, यहाँ नेगेटिव आयन बनते, तो क्या ये एक दूसरे से अप्रोच करते, क्या ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। जैसे हमने ऊपर वाली सेल आपको दिखाई ना, एक मिनट रुकिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सेल दिखाई, अगर यहाँ पर को क्या है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ भी गए, मतलब आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए, तो बताइए क्या ये एक दूसरे से अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दो सेपरेट बीकर में, बीकर से बाहर जो क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, यहाँ तो अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बीकर में प्रेजेंट है, और ये दोनों सेपरेट है जंक्शन के थ्रू, तो जंक्शन के थ्रू ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अप्रोच करा सकते हैं। और यहाँ पर जो ये बनता है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर मेम्ब्रेन के थ्रू जो चार्ज का सेपरेशन है, इस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन, और ये जंक्शन के थ्रू जनरेट किए गए पोटेंशियल को बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन, लिक्विड में बन रहा है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये कब देखा जाता है, जब आप एक सिंगल बीकर लेते हैं, तो आपने एक ऐसे कंसंट्रेटेड सेल के लिए और एक ऐसे कंसंट्रेटेड सेल के लिए, देखो एक कंसंट्रेटेड सेल ये हो गई, एक कंसंट्रेटेड सेल होगी आपकी ये वाली, जहां पर आप दो सेपरेट बीकर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, जीरो होगा। इन दो टाइप की कंसंट्रेटेड सेल के लिए आपने ईएमएफ वैल्यू निकालनी है नर्स इक्वेशन के थ्रू। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैंने बहुत लेंथी वीडियो बना दी, मैंने आपको पहले टॉपिक ही समझाने में इतना टाइम लगा दिया, बट कोई नहीं, आप अगर टॉपिक समझ गए ना, इतना पॉइंट समझ गए, तो अब आपको आगे कैलकुलेशन करने में, इक्वेशन वगैरह निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया। इतनी चीज क्लियर आई। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारे लेक्चर को, पर्टिकुलरली अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, अगर मैं आपको पहले टाइप के कंसंट्रेटेड सेल पे लेके चलूं, तो देखो जंक्शन पोटेंशियल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। जंक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये हो गया कि अगर आप लिखना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पर्टिकुलरली किस पे बात करें, कि अब हमने ऐसा जंक्शन, ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसे कंसंट्रेटेड सेल के लिए ईएमएफ की वैल्यू या फिर ई सेल की वैल्यू निकालनी है, जहां पर कोई जीरो लिक्विड, मतलब जहां पर क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना हो, विदाउट अ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हैं विदाउट अ ट्रांसफेरेंस। तो देखो ट्रांसफेरेंस आप समझ में आ रहा है, ट्रांसफेरेंस मतलब यहाँ पर आयंस और जो आपके जो आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ये एक दूसरे से ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा होगा ना, मतलब ये दोनों एक मेम्ब्रेन के थ्रू तो एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो ये होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। लेकिन ऊपर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो वो होता है विदाउट ट्रांसफेरेंस, ठीक है। तो अब
अब हमने विदाउट ट्रांसफरेंस या फिर आप बोल सकते हैं विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाले सिस्टम के लिए, कंसंट्रेटेड सेल के लिए आपने ईएमएफ की वैल्यू निकालनी, ई सेल की वैल्यू निकालनी विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब होता क्या, देखो पहले तो बहुत ईजी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। देखो होता क्या है, यहाँ भी मैंने वही लिया। देखो अब मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पहले हटा देती हूँ, होगा क्या मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे दो सेपरेट बीकर लिए, इन दोनों सेपरेट बीकर में क्या डाला, आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला। ओके, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आपने यहाँ पे लिया है वो है आपका HCl का। और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको ये बेसिक डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो मतलब ऐसे कंपाउंड को आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जो अगर आप सॉलिड स्टेट में लेंगे तो वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उसे एक्वस स्टेट या फिर मॉल्टन स्टेट में लेंगे तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो आपको पता है HCl यहाँ पर कैसे रहता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये HCl कुछ ऐसे एग्जिस्ट करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइट। और हमने क्या बोला था, हमने ऐसे कंसंट्रेटेड सेल को लेना है जहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन वरी कर रहा हो। तो देखो मैंने HCl का कंसंट्रेशन को बोला है C1 और HCl ये वाले कंसंट्रेशन को बोल रखा है C2। ओके, तो दोनों सेल में मेरे HCl का यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग है। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर को इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रोड हमने H2 को लगाया हुआ है। H2 हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह हम यहाँ पर लिखते हैं। तो H2 हमारी गैस है, तो मैंने यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो हमारा किस में ले रखा है, प्रेशर में ले रखा है। तो ये आपकी H2 प्रेशर, इसका क्या है, ये H2 जो गैस है इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पर एक्ट कर रही है, इसका प्रेशर है P1, मतलब इसे P बोल रखा है जस्ट। ओके, और इसका भी क्या है P, मतलब यहाँ पर हमने इन दोनों का प्रेशर, मतलब इन दोनों का प्रेशर अलग अलग नहीं किया है कि ये वाली H2 गैस का प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर P1 है, इसका P2 है। इन दोनों का प्रेशर इक्वल है क्योंकि हमने ऐसी कंसंट्रेटेड सेल लेनी है जहां बाकी चीजें सब सेम है, लेकिन बस हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग है। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या, इनको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अटैच करा दिया और सेंटर पे क्या, एक बैटरी लगा दी। इतनी चीज क्लियर आई। अब आपको पता है ना, अब आपने इतना तो समझ लिया, अब आपका मेन काम क्या है, आप करने क्या आए हैं, आपने क्या करना है, अपने कंसंट्रेटेड सेल के लिए, आपकी ये दो टाइप की सेल है, अभी आप पहली सेल पढ़ रहे हैं, इसके बाद दूसरी सेल जहां पर आपको जंक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, ट्रांसफरेंस देखने को मिलेगा। इन दोनों टाइप की सेल्स के लिए आपको ई सेल की वैल्यू यानी कि ईएमएफ की वैल्यू को निकालना है। अब ये निकलता कैसे है, तो इसको निकालने के लिए आपको पता है नर्स इक्वेशन का आप यूज करेंगे, लेकिन अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो आपको पता है कि ई सेल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है, ई सेल की वैल्यू ई रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होती है। अब ये ई रिडक्शन पोटेंशियल और ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां से आएगा, जब हम यहाँ पर हाफ सेल की वैल्यू निकालते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला भी नहीं देखना, आप जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखो। अब आपने यहाँ पर को क्या, अपनी हाफ सेल लिखनी है, ये इसके लिए हाफ सेल लिखनी है, इसके लिए हाफ सेल लिखनी है। जब आप इन दोनों की हाफ सेल, ये आपकी एक हाफ सेल है, अभी निकालूंगी मैं, आपको बताऊंगी ये कैसी आई है। तो ये दो हाफ सेल है, इनके लिए नेट रिएक्शन जो निकालेंगे, इस नेट रिएक्शन की हेल्प से आप नर्स इक्वेशन को, इस नेट रिएक्शन की वजह से क्या है, आप नर्स इक्वेशन अप्लाई कराएंगे और नर्स इक्वेशन की हेल्प से आप ई सेल की वैल्यू को निकालेंगे। अभी कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी जैसे आप इतना सुनिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, आपकी रिडक्शन पोटेंशियल, आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि आपका हाफ सेल कैसे बनी, मैं आपको ये बताती हूँ। देखो हुआ क्या, जैसे हमने बोला यहाँ पे आपकी H2 गैस है, ठीक है। H2 यहाँ पर को क्या है, एज अ इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एज अ इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा। अब कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ रिडक्शन होगा, हमने क्या बोला था, लोन का आइडिया हमने लगाना है। लोन क्या बोलता है कि जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर आपका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कब की बात करें, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर कंसंट्रेटेड सेल की बात करते हैं। इट मींस क्या, हमारा जो H2 है, H2 हमारा जो इलेक्ट्रोड है, ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब सॉरी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप बताइए जब हमारा H2 ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे जो H2 है ना, ये आप मतलब जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये H2 के फॉर्म में, लेकिन आप H2 को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। आप इस H2 में, ये H2 कब बनता है, जब आपके दो हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं। तो आप दो हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ एक हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। तो आप इसे लिखते हैं हाफ H2, हाफ H2 मतलब एक हाइड्रोजन के लिए आप ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन मतलब आपको पता, ऑक्सीडेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, यानी कि आपने हाफ H2 का ऑक्सीडेशन कराना है। तो कैसे कराएंगे, हमारा जो ये हाफ H2 है ये ऑक्सीडाइज होकर कैसे टूटेगा, अगर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर फेंक देगा। तो हमने क्या किया, अपने H2 को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो देखो हमने सेल रिएक्शन क्या लिखा है, एक हाफ सेल हमने कुछ ऐसे लिखा है कि हाफ सेल क्या हुआ, एट एनोड हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमने यहाँ पर लोन का कॉन्सेप्ट लगाया। तो हमें क्या मिला कि हमारा हाफ H2 जो आपका ये है ना, हाफ H2 जिसका प्रेशर किया है P है, ओके,
इसको आपने क्या कराया, ऑक्सीडाइज कराया, ये ऑक्सीडेशन हुआ और आपको पता है यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स पे बताया हुआ है कि यहाँ पर जो हम ये रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, हम ये कब देखते हैं, जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था, इसलिए हम यहाँ इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं। और ये किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना है, देखो क्या होता है, ये H2 है, वो ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, H पॉजिटिव में, यानी कि ये यहाँ पर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन छोड़ गया। और जो इलेक्ट्रॉन है, देखो H पॉजिटिव आयन तो यहाँ चले गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके इलेक्ट्रोड में रह गया, जिसकी वजह से लोन का कॉन्सेप्ट ये भी तो बोलता है कि जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसे आप एनोड भी बोल रहे हो, और यहाँ पे जो आपका ये इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव टर्मिनल का होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये नेगेटिव टर्मिनल बना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और आपके ये H पॉजिटिव आयन आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं। और मैंने आपको जैसे जंक्शन के केस में बताया था ना, जब आपका जंक्शन अराइज होता है किसकी वजह से होता है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन होता है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन होता है, जो हमने नीचे डिस्कस किया था। इतनी चीज क्लियर आई, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब आपने ऑक्सीडेशन तो करा दिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कौन से कंसंट्रेशन में चला गया, C1 कंसंट्रेशन में चला गया, ये आपका C1 था, तो C1 कंसंट्रेशन में चला गया। ओके, अब हुआ क्या, अब यहाँ रिडक्शन कैसे हुआ, देखो हुआ क्या, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, यहाँ पर अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज बॉडी है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये वायर हमारा कंडक्टिंग वायर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से खिसक खिसक के यहाँ की ओर शिफ्ट होने लगेंगे, यहाँ को इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, ये भी बता दीजिए। देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो राइट मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। तो देखो आपने यहाँ केमिकल रिएक्शन कराया और आपको करंट मिला, तो आप समझ में, केमिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, यही चीज तो बताता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंसंट्रेटेड सेल, ये चीज तो आप समझ गए। ठीक है, अब रिडक्शन कैसे हुआ वो भी समझो, कि आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ को भेजा, मतलब आपने नहीं भेजा, इलेक्ट्रॉन खुद गए, क्योंकि एक कंडक्टिंग वायर है। तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आया ना, तो हुआ क्या, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है कौन है, HCl है, आपको पता है HCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी अपने आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ जो आपका ये H पॉजिटिव आयन है ना, ये अपने आप को रिड्यूस कराना चाहता है, रिड्यूस कराना चाहता है मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये H पॉजिटिव आयन बोलता है कि मुझे तुम मेरे इलेक्ट्रॉन दे दो, जिसकी वजह से मैं क्या हो जाऊं, अच्छी तरह रिड्यूस हो जाऊं, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना हो। तो होता क्या है कि ये जो आपका सॉल्यूशन है इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है यहाँ पर HCl ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आयंस में एग्जिस्ट करता। तो हुआ क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन थे पहले, तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, हुआ क्या, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो ये H पॉजिटिव आयन को क्या फील हुआ कि हाँ मुझे रिड्यूस करने के लिए कोई आया, मुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई आया, तो ये क्या करेगा, जाके किसकी ओर अप्रोच करने लग जाता है, इस इलेक्ट्रोड की ओर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो H पॉजिटिव आयन है वो किसकी ओर डिपोजिट हो जाते हैं, ये आपकी इलेक्ट्रोड की ओर, यहाँ पर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, और आपके सॉल्यूशन में सिर्फ कौन से आयन बचते हैं, सिर्फ Cl नेगेटिव आयन बचते हैं। तो यही चीज तो हमने बोला कि आपके एक साइड तो पॉजिटिव आयन बच जाते हैं, एक साइड नेगेटिव आयन बच जाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग क्या इसे बोलते हैं कि अगर ये देखो, इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर यहाँ H पॉजिटिव आयन अप्रोच कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड भी तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी, नहीं, ये इलेक्ट्रोड आपकी पॉजिटिव होगी, किसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड आपकी नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव होगी। ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो आपके H पॉजिटिव आयन है वो आपकी इलेक्ट्रोड से क्यों अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ में आ रहा, इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहे हैं, और इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन को देख के आपके H पॉजिटिव आयन भी इस इलेक्ट्रोड की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके सॉल्यूशन में कुछ ऐसे आयन बनते हैं। अब आपने देखा रिडक्शन किसका हुआ, आपके H पॉजिटिव आयन का, जो आपके कौन से कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, C2 कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो आपने अगली हाफ सेल क्या दिखाई कि कैथोड, यानी कि ये वाले राइट हैंड साइड में आपका क्या हुआ, राइट हैंड साइड में आपका क्या हुआ, कैथोड बना, ये इलेक्ट्रोड को आप बोलेंगे कैथोड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड, जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, H पॉजिटिव आयन का हो रहा है, जो कि C2 कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। रिडक्शन के लिए क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन आपके H पॉजिटिव ने दिए थे, ये आपके H2 ने, जो आपका हाइड्रोजन था, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे, यही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर गया, H पॉजिटिव आयन, और अपने आप को इसने कर दिया रिड्यूस कर दिया, और प्रेशर कितना होगा, P ही प्रेशर होगा, क्योंकि H2 गैस का प्रेशर हमने सेम लिया, P प्रेशर लिया, तो ये इसमें रिड्यूस हो गई। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये बन गया रिडक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बन गया। अब आप इसे क्या कराएंगे, अब आप इसकी नेट रिएक्शन बनाएंगे। तो देखो ना, यहाँ पर हम ऐसी कंसंट्रेटेड सेल ले रहे हैं जहां पर कुछ सिर्फ दो टाइप के पोटेंशियल
पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब हम लोग दूसरी कंसंट्रेटेड सेल पढ़ेंगे जहां पर आपको एक और पोटेंशियल मिलता है, जंक्शन पोटेंशियल, तो वहां पर को आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मतलब सॉरी, वहां पर आपकी ई सेल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मैं आपको नीचे बताऊंगी। वहां पर आपकी ई सेल की वैल्यू रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, साथ ही साथ जंक्शन पोटेंशियल के भी इक्वल होती है। ठीक है, तो अभी आप उसे छोड़िए, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, नेट रिएक्शन क्या होगी अब आप साफ साफ देख सकते हैं। आपने किसको कैंसिल आउट किया, इलेक्ट्रॉन को किसने काट दिया, इलेक्ट्रॉन ने काट दिया। आपका ये जो आपका H2 है, इससे किसने काट दिया, हाफ H2 ने काट दिया। अब आप बोलेंगे ये भी H पॉजिटिव है, इसे भी तो H पॉजिटिव से काटो, पर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पे जो आपका H2 है ना, ये H2 है, ये कैसा है, आप हाफ H2 है, लेकिन इसका प्रेशर कितना है, P1, मतलब इसका प्रेशर क्या है, P है, मतलब ये आपका P प्रेशर का है। और यहाँ जो गैस है यानी कि H2 गैस है, ये भी आपकी P प्रेशर की, यानी कि इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसका प्रेशर P1 बोलती और इसका P2 बोलती तो फिर ये कटते नहीं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाती। सेम चीज यहाँ है, इसकी ये भी आपका H पॉजिटिव है, ये भी आपका H पॉजिटिव है, लेकिन इस H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, और इसका कंसंट्रेशन है C2। तो ये दोनों आपस में कट नहीं सकते। इतनी चीज क्लियर आई। तो सिर्फ दो वैल्यूज आप यहाँ पर को काट सकते हैं। मैंने बहुत ही गंदा बना दिया ये, साफ साफ बिल्कुल नहीं लग रहा, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा किसको किसको काटा, इलेक्ट्रॉन ने इसको काटा, इसने इसको काटा, बची वैल्यू हमारी ये और ये। तो अगर आप ओवरऑल नेट रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव C2 कंसंट्रेशन और गिव्स क्या दिया इसने, H पॉजिटिव C1 कंसंट्रेशन। ये बन गई आपकी नेट रिएक्शन। अब आप इस नेट रिएक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, नॉस इक्वेशन को अप्लाई करा के ई सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आगे देखिए। आपने क्या किया, देखो आपने बस इस इक्वेशन को सॉल्व किया। आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की क्या वैल्यू होगी, तो देखो ई नॉट सेल का आपको एक फॉर्मूला नोन होगा, जो आप जूनियर क्लासेस पे यानी कि स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हैं। यहाँ तो हमने लेक्चर पे डिस्कस नहीं किया, बट आपको ये वैल्यू पता होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको राइट हैंड साइड, आर मतलब राइट हैंड साइड में जो आपका इलेक्ट्रोड है, उसके लिए आपने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होती है। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है, उसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होती है। इनके लिए जो डिफरेंस आता है, इनसे जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है, उसी को हम बोलते हैं ई नॉट सेल। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये है आपकी सेल, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो पहले आप अपने राइट हैंड साइड के, जो राइट हैंड साइड में जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसके लिए निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है, इसके लिए भी निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और उनको जो माइनस करके जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को ही आप बोलते हैं ई नॉट की वैल्यू। ओके, अब आप बोलेंगे यहाँ तो हमारा क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो चलो हमने रिडक्शन के जो पोटेंशियल बन रहा है उसको हमने बोल दिया रिडक्शन पोटेंशियल। बट यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे, नहीं, हमने क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकालना होता, हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो आप अपने राइट हैंड साइड के जो इलेक्ट्रोड है, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, लेफ्ट हैंड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो आपकी ई नॉट वैल्यू होगी। ओके, अब अगर ना आप कोई भी कंसंट्रेटेड सेल देखेंगे, वहां आपको ई नॉट सेल की वैल्यू 0 ही मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि देखो हमने क्या बोला था, ये हमारी ऐसी कंसंट्रेटेड सेल है जिसमें सारी चीजें आपकी सेम है, एक्सेप्ट आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ आपका इलेक्ट्रोड भी तो सेम है। इलेक्ट्रोड क्या है, H2 को हम एज ए इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, और H2 का प्रेशर भी क्या है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर प्रेशर P है, तो यहाँ भी प्रेशर P है, यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रोड है वो भी ये है, यानी कि दोनों हाफ सेल आपकी सेम है। और अगर इन दोनों के लिए आप जो रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए जो आएगा, वो ही इसके लिए आएगा। सपोज इसके लिए x है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, x होगा। तो अगर x में से x माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। मतलब दोनों की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट सेम होगी। तो दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, तो आपकी ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर आप कोई भी कंसंट्रेटेड सेल ऐसी लेते हैं, वहां आपको ई नॉट की वैल्यू क्या मिलती है, 0 ही देखने को मिलती है। ओके, लेकिन अगर इसके प्लेस पर मैं एक काम कर दूं, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना दूसरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो Zn का बना है, और इसी Zn का हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया ZnSO4। ओके, और यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो किसका बना है, कॉपर का बना है, और इसी का जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया वो क्या था, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के लिए जब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, वो अलग अलग आता, क्योंकि एक कॉपर है एक जिंक है। ओके, तो अब यहाँ पर वैल्यू अलग अलग आती, लेकिन जो हम यहाँ पर सेल ले रहे हैं वहां पर हमारे दोनों इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी रिडक्शन पोटेंशियल की, जिसकी वजह से ई सेल की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0। क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ भी होगी। अगर सेम वैल्यूज है तो ऑब्वियस सी बात है ई सेल की वैल्यू होगी 0। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 0 पुट कर दूं, तो मेरी इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, देखो मेरा हो जाएगा ई सेल
इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू मेरी माइनस में होगी, देखो पहले ये होगी माइनस में, ठीक है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये पहले वैल्यू होगी माइनस में, माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब आप एन को भी सॉल्व कर सकते हैं, एन को सॉल्व कैसे करेंगे, एन मतलब क्या होता है आपको पता है, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए आपके सिस्टम में, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपने सेल रिएक्शन देखी, यहाँ आपको कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन मिले, सिर्फ एक नंबर का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की प्लेस पर आप 1 भी पुट कर सकते हैं और इसे टोटली इरेज भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, log C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 आप समझिए, C1 मतलब आपका जो एनोड का कंसंट्रेशन है और C2 मतलब जो आपका कैथोड का कंसंट्रेशन है। ओके, तो आपने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। तो देखो हुआ क्या, ये वैल्यू मेरी नेगेटिव में है, अगर मुझे इसे पॉजिटिव में शिफ्ट करना है तो मैं इसे उल्टा कर दूंगी, यानी कि C2 अपॉन C1 कर दूंगी। तो देखो मेरी जो ई सेल की जो रिड्यूस वैल्यू आएगी, जो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0.059। ये अब हमारी प्लस में है, अपॉन एन, एन को आप इरेज भी कर सकते हैं बिकॉज एन इज इक्वल टू 1, और वैल्यू क्या होगी लॉग, अब ये उल्टा हो जाएगा यानी कि C2 अपॉन C1। तो ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी, ये ही है हमारी ऐसी कंसंट्रेटेड सेल जहां पर जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, यानी कि जंक्शन पोटेंशियल एब्सेंट है, साथ ही साथ जहां पर ट्रांसफेरेंस भी आपका क्या है 0 है, यानी कि विदाउट ट्रांसफेरेंस जो कंसंट्रेटेड सेल है, विदाउट जंक्शन पोटेंशियल की जो कंसंट्रेटेड सेल है, उस कंसंट्रेटेड सेल के लिए ई सेल की वैल्यू यानी कि ईएमएफ की वैल्यू कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। बट एक स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ आपको लिखी हुई है कि यहाँ पर को आपका C2 इज ग्रेटर देन C1, आपकी C2 की वैल्यू हमेशा C1 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, कंसंट्रेशन तो हमारा कुछ भी हो सकता है, नहीं, अगर आपका कंसंट्रेशन यहाँ कुछ भी होगा ना तो आपकी वैल्यू गलत आ जाएगी। मतलब अगर आपकी C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा आएगी ना तो आपकी ये वैल्यू क्या है, गलत कंसीडर की जाएगी। क्यों की जाएगी, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। आप यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे थे, देखो ये वही चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब देखो ना यहाँ पर आपको दो इक्वेशन का यूज करना है, पहली ये दूसरी के। ओके, अभी आप बोलेंगे ये दो इक्वेशन यहाँ कहाँ से आए, तो देखो ये दोनों इक्वेशन को डिराइव करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे यानी कि नर्स इक्वेशन वाले लेक्चर पे समझाया हुआ था, तो यहाँ पर हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको वहां भी बोला था कि अगर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव ही रहती है। क्यों रहती है, मैंने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस कराया हुआ है। और गिब्स फ्री एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और आपका एन एफ क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना चार्ज है, और ई सेल की वैल्यू आप ये जो आप ईएमएफ की बात कर रहे हैं यही है आपका ई सेल। ओके, तो हमको क्या मिलता है कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये जो आपकी ई सेल होती है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह रहे हैं वहां पर आपको ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। अगर ई सेल की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ गई, जीरो आ गई, तो आपकी जो रिएक्शन है आप उसे स्पॉन्टेनियस कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर चीज को बैलेंस करना होता है। तो देखो आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर को मेरा C2 जो है वो आपका, देखो पहले क्या बोला, यहाँ पर C2 इज ग्रेटर देन C1, आपका C2 का वैल्यू C1 से ज्यादा होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए अब आपको समझ में आया, क्योंकि अगर C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा नहीं होगी तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। और अगर आपकी ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी तो ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस कंसीडर नहीं की जाएगी, जबकि आपको पता है कि ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। इट मीन्स क्या है, रिएक्शन तो आपकी स्पॉन्टेनियस है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आपकी बात क्या होगी कि ये ई सेल की रिएक्शन बिल्कुल गलत है। इतनी चीज समझ में, क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं कर रही। हमको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू आपकी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर मैं C2 को क्या कर दूं, स्मॉलर कर दूं C1 से, तो क्या होगा, देखो अगर C2 के पहले मैं बोल रही हूँ C2 इज ग्रेटर देन C1, तो इट मीन्स क्या, जैसे C2 की वैल्यू मैंने 4 कर दी, C1 की वैल्यू 2 कर दी, क्योंकि C2 मेरा ज्यादा बड़ा है तो मैंने 4 किया, C1 छोटा है 2 कर दिया। ओके, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर मतलब डिवाइड कराऊंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिली। ओके, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी कि C1 की वैल्यू तो बड़ी कर दी, C2 की छोटी कर दी, यानी कि 2/4 कर दूं, तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं आएगी। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी तो मेरी ई सेल की वैल्यू जब पॉजिटिव नहीं होगी तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो सेल रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। इतनी चीज समझ में आई, इसीलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर आप किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जो आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे ये वैल्यू में क्या होना चाहिए, ये जो आपका C2 और C1 है, यहाँ C2 इज ग्रेटर देन C1 होना चाहिए, क्योंकि जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो आपकी जो ये ओवरऑल ई सेल की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, और पॉजिटिव आनी भी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर को
लिखी हुई है कि अगर आपने C1 इज ग्रेटर देन C2 कर दिया तो ई सेल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं होगी, यानी कि आपकी रिएक्शन बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर C2 आपका C1 से ज्यादा होगा तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और रिएक्शन बिल्कुल सही कंसीडर की जाएगी। तो यही चीज तो हमने करनी है। इतनी चीज समझ में आई? तो ये जो हमने सेल रिएक्शन निकाली है, ये सेल रिएक्शन किसके लिए है? ऐसी कंसंट्रेटेड सेल के लिए जहां पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो और ट्रांसफेरेंस क्या हो, बिल्कुल जीरो हो। उस रिएक्शन के लिए हमने मतलब उस कंसंट्रेटेड सेल के लिए ई सेल की रिएक्शन ईएमएफ की वैल्यू हमने निकाल दी। कितना आसान था। लेक्चर थोड़ा लेंथी रहा क्योंकि मेरे को आपको चीजों को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, वरना बिल्कुल इजी है। इतनी चीज क्लियर आई? तो हमने क्या है, विथ की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं विदाउट की बात तो हमने कर ली कि विदाउट जंक्शन पोटेंशियल वाले एक कंसंट्रेटेड सेल में आपकी ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। अब हम विथ की बात कर लेते हैं कि अगर जंक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट है तो क्या वैल्यू आपकी आएगी। तो आपने जंक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंसंट्रेटेड सेल की। मतलब कंसंट्रेटेड सेल पे अब हमारे पास अगर ट्रांसफेरेंस है या फिर उसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऑब्जर्व हो रहा है, तो उस केस में हमारी ई सेल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, आप तो ये ट्रांसफेरेंस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो देखो एक बार रिवीजन लेते हुए चला। आपने देख लिया अब एक सेल हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल चाहिए। अब ये रिएक्शन में हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या किया, ये सिस्टम को सेटअप किया, ये आपने बस इतना सेटअप किया। लेकिन यहाँ पर आपको एक खुद ब खुद क्या है, खुद ब खुद आपको रिएक्शन देखने को मिली, खुद ब खुद आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिली। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। जो कि कैसे प्रोसीड हुई, वही चीज है कि आपका जो ये H2 है, आपने वही चीज लगाना है, लोन वाला कॉन्सेप्ट। ये जो H2 है, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये जो इलेक्ट्रोड है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। क्योंकि लोन में क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोड अगर ऑक्सीडेशन करता है तो वो क्या होता है? उसे हम टर्न देते हैं, ये होता है आपका एनोड। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनोड। वो क्या होता है? आपका एनोड, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। और ये जो इलेक्ट्रोड बन जाता है वो कैसा बन जाता है? नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ये चीज तो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप अपने H2 का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? देखो वही चीज है, ऑक्सीडेशन करा के मैंने दिखाया था आपको। पहले भी हमने जो चीज डिस्कस की ना, वही है, वही सेल इक्वेशन आपकी आएंगी। देखो आपके H2 ने क्या है? ऑक्सीडेशन किया, आपके पास H2 है, बट आपको एक सिंगल हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करनी है, तो आप हाफ H2O लेते हैं यहाँ पर को, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने इस हाफ H2 में देखो, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपके अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ये H2 इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? आपका जो ये हाफ H2 है, इसने ऑक्सीडेशन कराया। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और H पॉजिटिव आयन में टूट गया। ओके, ये तो हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब राइट हैंड साइड में क्या होगा? अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में हुआ क्या, समझ में आया? आपका जो ये H2 है वो किस में टूटा? H पॉजिटिव, साथ ही साथ इसने इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट किया। यानी कि ये क्या है, यहाँ से क्या है? H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ टूट रहा है, सिस्टम में H पॉजिटिव आयन की तरह टूट रहा है। जैसे हमने आगे Zn के रिस्पेक्ट में पढ़ा, Zn 2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में टूटता था, वैसे ही ये क्या है? H पॉजिटिव के आयन में टूट रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, अब यहाँ पर को बहुत सारे H पॉजिटिव आयन आएंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था। यहाँ पर बहुत सारे H पॉजिटिव आयन आएंगे और यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ये सिस्टम से बाहर आते हुए ये कंडक्टिंग वायर में फ्लो करते हुए यहाँ चले जाएंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर जाएंगे तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा HCl आपका क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी कि ये भी अपने आयंस में टूटेगा। कैसे? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ये H पॉजिटिव आयन, जो आपकी ये पॉजिटिव आयन है, ये यहाँ अप्रोच करेंगे। यानी कि देखने को ऐसा मिला, ये आपने नहीं सोचा कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये आपको खुद ब खुद देखने को मिला कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयन है, ये क्या होते हैं? अपने आप को रिड्यूस करते हैं। और ये पॉजिटिव आयन जैसे अपने आप को रिड्यूस करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये बाहर से जो आपके ये यहाँ से ये वाले जो H2 ने जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो ये H पॉजिटिव आयन जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, ये अपने आप को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोड है इसके टूवर्ड्स क्या होने लगेगा? डिपोजिट होने लगेगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन देखने को मिलेंगे। तो H पॉजिटिव आयन यहाँ चले जाएंगे तो सॉल्यूशन में आपको क्या बचेगा? सिर्फ Cl नेगेटिव आयन।
तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर सिर्फ आपको Cl नेगेटिव आयन देखने को मिले, और ये Cl नेगेटिव आयन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन है, यहाँ एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन है, ये अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच हो जाएंगे, यानी कि ये मेम्ब्रेन के क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये मेम्ब्रेन की लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये मेम्ब्रेन के क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको अट्रैक्शन कम फील होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने बता दिया कि यहाँ पर कोई जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बना, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर मूव करे, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर मूव करे तो आपको पता है यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुई उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट देखने को मिला। कहाँ को देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ को जा रहे थे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ को फ्लो करेगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। तो ये चीज तो आपको पता चल गई, और ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ आने की वजह से यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है ये अपने आप को रिड्यूस कराता है। तो देखो हमने राइट हैंड साइड में रिडक्शन दिखाया हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और किसका हुआ, H पॉजिटिव आयन का, जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे। ये H पॉजिटिव आयन जिनका कंसंट्रेशन था C2, हमने कंसंट्रेशन तो बाद में रखा था ना, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सारी चीजें सेम है, मतलब आपकी कंसंट्रेटेड सेल में सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रोड वगैरह सब कुछ सेम है। तो आपका जो ये C2 सिस्टम वाला मतलब C2 कंसंट्रेशन वाला H पॉजिटिव आयन जो है वो अपने आप को रिड्यूस करता है। कहां से रिड्यूस करता है, उस इलेक्ट्रॉन से जो आपके इलेक्ट्रॉन किसने दिए थे, आपके ये वाले आपके जो ये एनोड वाले पोर्शन से जो इलेक्ट्रॉन आया था उसके थ्रू अपने आप को रिड्यूस करता है। तो इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन को लिया, जो आपके इस सिस्टम ने लेफ्ट हैंड वाले सिस्टम ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला था इसे एब्जॉर्ब करा, और अपने आप को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ H2 में कन्वर्ट हो गया। ये चीज तो थी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली रिएक्शन, ये राइट हैंड साइड वाली रिएक्शन जो हमने ऊपर की थी सेम चीज वही है, ठीक है। और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में नेट रिएक्शन की बात करेंगे, देखो बहुत आसान है, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में नेट रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे और इससे इसको काट देंगे, बचा क्या आपका, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या आपका। अब आप बोलेंगे इसको इससे क्यों नहीं काटा, देखो ना भाई ये वाला जो आपका हाफ H2 है इसका प्रेशर कितना है, इसका अमाउंट आपने के लिए क्या लिया, प्रेशर है, मतलब गैस है तो प्रेशर में ही तो लेंगे, तो प्रेशर इसका P है और इसका प्रेशर भी P है, मतलब इन दोनों का प्रेशर बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमें पता है हमने एक ऐसी कंसंट्रेटेड सेल लेना है जिसमें सब कुछ सेम हो बट आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग हो। तो ये दोनों का प्रेशर बिल्कुल सेम है, तो हम इन दोनों को कट कर सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम है। लेकिन आप H पॉजिटिव और H पॉजिटिव को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इस H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है C1, इसका कंसंट्रेशन है C2। ओके, तो आपकी नेट रिएक्शन क्या बनी, नेट रिएक्शन जो आपकी बनी वो बनी आपकी H पॉजिटिव C2, मतलब ये है ना H पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिर्फ H पॉजिटिव बना, तो H पॉजिटिव C2, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, H पॉजिटिव C1, ये आपको यहाँ पर को मिला। ओके, अब क्या है, जैसे आपने पहले डिस्कस किया, आप जस्ट नेट रिएक्शन बनाते थे, अब उसके बाद नर्स इक्वेशन को अप्लाई करके E नॉट की वैल्यू सॉरी E सेल की वैल्यू को निकाल देते थे। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर को क्या है, देखो आपने ये वाला फॉर्मूला भी तो पढ़ा होगा कि आपकी जो ई सेल की वैल्यू होती है ना, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि जो आपकी ई सेल की वैल्यू होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, ये हमेशा ई रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की जो वैल्यू है इसके इक्वल आती है। समझ में, आप निकालते तो नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू है, बट अगर आप किसी भी सेल के लिए ई सेल की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल आएगी। तो आप यहाँ भी ऐसा ही सोचेंगे कि जो आपकी ई सेल की वैल्यू आपकी आने वाली है, जिसे आप नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकालना चाह रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी, आपके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के थ्रू। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा आप पेपर पर लिखेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, बट इनको निकालते कैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बताया था। ये वैल्यूज आपको क्या बता रही, ये होता है आपका रिएक्टेंट, ये होता है आपका प्रोडक्ट। आपने बस रिएक्टेंट लिखना होता है स्लैश में अपना प्रोडक्ट, यहाँ भी आपने लिखा रिएक्टेंट स्लैश में अपना प्रोडक्ट। ओके, तो ये तो आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर पे भी डिस्कस किया था। तो जनरली मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि ई सेल की वैल्यू इन दोनों के इक्वल होता है। ओके, लेकिन अगर आप ऐसी कंसंट्रेटेड सेल की बात करेंगे जहां पर को आपको क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल फील होगा, उस केस में आपका ई सेल की वैल्यू ऐसी ना होगी, क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। मतलब जो हमने ऊपर वाले कंसंट्रेटेड सेल की बात की ना, वहां मैंने आपको ये फालतू चीजें नहीं डिस्कस कराई थी, बट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर जो आपकी ई सेल की वैल्यू होगी, ई सेल की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ई रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होगी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दूसरे वाले
कंसंट्रेटेड सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर को जो आपकी ई सेल की वैल्यू आएगी वो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साथ ही साथ यहाँ पर एक और पोटेंशियल ऐड होगा जिसे आप बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। अब आपको क्या पता चला कि आपके कंसंट्रेटेड सेल में जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस कंसंट्रेटेड सेल में एक और पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा पोटेंशियल? जंक्शन पोटेंशियल। तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये पोटेंशियल भी तो आपकी ई सेल की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर को इस टाइप के सेल के लिए जब भी आप क्या करते हैं, ई सेल की वैल्यू निकालते हैं तो आप बोलते हैं कि ई सेल की वैल्यू किसके इक्वल है? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में आपका आता है जंक्शन पोटेंशियल। ओके, अब होता क्या है कि अगर आप इस टाइप के सेल के लिए ई सेल की वैल्यू निकालेंगे, या आप ई सेल की वैल्यू आपको जनरली यहाँ पर को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दो रिडक्शन, मतलब एक रिडक्शन पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनके साथ साथ एक और वैल्यू ऐड हो रही है। कौन सी? जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी तो ऐड हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो वैल्यू आता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा? क्योंकि जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी तो आप यहाँ पर को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना, इसकी वजह से क्या होगा, ई सेल की वैल्यू थोड़ी इनहेंस हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमको क्या है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती अगर हम लोग क्या है कुछ ऐसे कंसंट्रेटेड सेल की बात करते हैं जहां पर जंक्शन पोटेंशियल देखा जाता है। ओके, तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए, मतलब अगर यहाँ पर जंक्शन पोटेंशियल हो जा रहा है और जंक्शन पोटेंशियल की वजह से हम लोग ई सेल की वैल्यू एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक्यूरेट वैल्यू तब निकलती है जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐड करते हैं, ना कि जंक्शन पोटेंशियल को यहाँ ऐड करते हैं। अगर जंक्शन पोटेंशियल ऐड हो गया तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमें एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं मिलेगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग सॉल्व ब्रिज लगाते हैं, जो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था सॉल्व ब्रिज के बारे में। तो आपने सॉल्व ब्रिज की एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी है ना, कि सॉल्व ब्रिज क्या करता है, मतलब आयंस को मेंटेन करता है, मतलब उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये बात हमने पढ़ी थी। पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि सॉल्व ब्रिज क्या करता है, मिनिमाइज करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को हमको क्या करना है, मिनिमाइज ही तो करना होगा, क्योंकि हमें अगर एक्यूरेट ई सेल की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको काटना होगा, मतलब इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट के बराबर लाना होगा, यानी कि इसे मिनिमाइज करना होगा। जिसकी वजह से अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा मिनिमाइज होगी उतनी एक्यूरेट आपको ई सेल की वैल्यू मिलेगी। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व ब्रिज का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं आपको पता है? सॉल्व ब्रिज क्या है? सॉल्व ब्रिज क्या होता है आपको पता है ना? सॉल्व ब्रिज क्या होता है? सॉल्व ब्रिज एक क्या होता है, यू शेप का ग्लास होता है, यू शेप का ग्लास होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, जैसे आपके क्या हो गया, KCl वगैरह हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर को हम क्या है, कुछ सॉल्यूशन भी लेते हैं, जैसे अगर अगर हो गया, जेलेटिन हो गया, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर को फिल करते हैं। ओके, अब होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पर को KCl डाला, KCl एक टाइप का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे कंपाउंड जो अगर एक्वस मीडियम में आएंगे, तभी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया, ठीक है। जब ये एक्वस मीडियम में आएंगे या फिर किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। KCl कैसे टूटेगा? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये आयंस में तो टूट गए, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह तो बिहेव कर रहा है, बट ये इनर्ट है। इनर्ट है मतलब ये कभी भी आपकी इलेक्ट्रोड के थ्रू रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये वाले जो आपके, ये भी HCl भी तो आपका क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, बट ये किससे रिएक्ट कर रहा था? आपकी इलेक्ट्रोड से। जैसे आपने यहाँ देखा कि आपका जो H पॉजिटिव आयन था वो किसकी ओर अटैच होने लग गया, किसके टूवर्ड्स डिपोजिट होने लग गया, जो आपका सेकंड इलेक्ट्रोड था इसके ऊपर डिपोजिट होने लग गया। इट मींस ये वाला जो इलेक्ट्रोड, मतलब ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है HCl, ये आपके इलेक्ट्रोड के साथ क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन क्या होता है, ये जो आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये कभी भी आपके इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब ये क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, जैसे मैं इनको यहाँ से इरेज कराऊं तो होगा क्या, जैसे आपने यहाँ पर को KCl को फिल किया, ठीक है, KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करेगा, K पॉजिटिव, और यहाँ पर को देखो K पॉजिटिव की जरूरत यहाँ नहीं है, ये कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, ये Cl पॉजिटिव आयन क्या है, यहाँ से सिस्टम में चले जाएंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन आपके आ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर आई। और सिमिलरली यहाँ क्या है, K पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। तो हो क्या रहा था, यहाँ पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आया था। अब इस एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई आ गया जो है आपका Cl नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके थ्रू बैलेंस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के थ्रू। ये नेगेटिव चार्ज किसके थ्रू बैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव K के थ्रू। अब क्या होगा, अगर ये चार्ज जो है यहाँ पर बैलेंस होने लगेंगे तो ये यहाँ पर डिपोजिट नहीं होंगे, मेम्ब्रेन में डिपोजिट नहीं होंगे, जिसकी वजह से जब ये मेम्ब्रेन में डिपोजिट ही नहीं होंगे तो यहाँ पर को क्या, आपके आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही ऑब्जर्व नहीं होगा तो यहाँ पर को जंक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू खत्म हो गई तो हम ई सेल की वैल्यू इस
टाइप के सॉल्यूशन में, इस टाइप के कंपाउंड में जहां पर आपका जंक्शन पोटेंशियल था, पहले तो था, आपने बस मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया, तो ऐसे सिस्टम के लिए हम ई सेल की वैल्यू कुछ इस टाइप से निकाल पाते हैं कि हमने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का यूज करना होता है जो आपकी ई जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को मिनिमाइज कर लेता है और हमें एक्यूरेट ई सेल की वैल्यू मिलती है। इतनी चीज क्लियर आई, यहां तक समझे। अब देखो ये तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब ई सेल की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो आपको थोड़ा लगेगा कि क्या लिखा है ये ऐसा चमकता चमकता, बट मैं आपको बताती हूँ बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकालना है, देखो आप यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा आपने बस पूरी रिएक्शन लिखनी है। देखो आपने अपने एनोड की रिएक्शन लिखाई, एनोड की रिएक्शन जैसे हमने ऊपर देखी थी, यानी कि ऑक्सीडेशन कराया आपने अपने इलेक्ट्रोड का, H2 का आपने ऑक्सीडेशन कराया। सिमिलरली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन था उसने अपना रिडक्शन कराया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया उसे एक्सेप्ट किया, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो मूवमेंट ऑफ कैटायन और मूवमेंट ऑफ एनायन भी आपने लेना है। आपको पता है जंक्शन पोटेंशियल जब हुआ था, देखो जंक्शन पोटेंशियल जब हुआ था तो क्या हो रहा था, आपका जो H पॉजिटिव है यानी कि जो आपकी पॉजिटिव आयन है वो कहां से कहां जा रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे थे, और आपके जो नेगेटिव, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलते, हम बोलते हैं C1, ये आपका कंसंट्रेशन C1 है, ये C2 है, तो आपके H पॉजिटिव आयन C1 से C2 की ओर जा रहे थे और जो आपके नेगेटिव आयन है वो C2 से C1 की ओर आ रहे थे। तो आपने यही चीज यहाँ पर को लिखाई है कि आपके जो कैटायन है वो कहां से कहां मूव कर रहे थे। तो देखो T मतलब है आपका ट्रांसफेरेंस की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज मतलब आप अपने कैटायन के ट्रांसफेरेंस की बात कर रहे हैं जो है आपका H पॉजिटिव आयन, ओके। तो H पॉजिटिव आयन कहां से जा रहा था, C1 से C2 की ओर जा रहा था। और मूवमेंट ऑफ एनायन मतलब आपने क्या है, ट्रांसफेरेंस की बात की, किसके चार्ज ट्रांसफेरेंस की, नेगेटिव आयन की, जो है आपका Cl नेगेटिव, ठीक है। जो कहां से कहां की ओर आ रहा था, आपके C2 कंसंट्रेशन से C1 कंसंट्रेशन की ओर। तो आपने लिखा Cl नेगेटिव C2 कंसंट्रेशन से कहां आ रहा है, C1 कंसंट्रेशन की ओर आ रहा है। इतनी चीज समझ में, ये तो बहुत बेसिक हो गया, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब आपने इतना बना लिया तो अब आप पूरी डेरिवेशन करा लेंगे, कैसे कराएंगे, देखो ये तो आपका कटर कटर हो गया, मतलब ये कट गया, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, बट ये इसको नहीं काटेगा क्योंकि इनका कंसंट्रेशन अलग अलग है, ये आपका अलग आपका C1 कंसंट्रेशन का है तो ये आपका C2 कंसंट्रेशन का है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने इनको काटा, ठीक है। अब क्या बचा, तो देखो अब आपके पास सिर्फ इतनी चीज बची है कि यहाँ पर को आपका इस साइड में, इसमें सिर्फ आपको ये बचा हुआ है, इसमें आपका सिर्फ ये बचा हुआ है, इस साइड सारी चीजें बची है। तो आपने जो नेट रिएक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, H पॉजिटिव C2, देखो H पॉजिटिव, मैंने ये आपके C1 C2 को रेड से लिखा हुआ है, H पॉजिटिव C2, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ट्रांसफेरेंस पॉजिटिव चार्ज का, वो भी क्या आपका H पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन है C1 क्योंकि ये C1 कंसंट्रेशन से C2 की ओर जा रहा था तो आपने लिखा C1, ओके। और क्या बचा आपका, ट्रांसफेरेंस नेगेटिव चार्ज जो है आपका Cl नेगेटिव, इसका कंसंट्रेशन है C2, ओके। गिव्स आपको क्या मिल रहा है, आपका यहाँ क्या बचा, H पॉजिटिव आयन जिसका कंसंट्रेशन है C1, यहाँ पर आया आपका T पॉजिटिव यानी कि ट्रांसफेरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव आयन है जिसका कंसंट्रेशन है C2, और यहाँ पर मिला ट्रांसफेरेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज जिसको जो है आपका Cl नेगेटिव जिसका कंसंट्रेशन है C1, ओके। आपने नेट रिएक्शन बनाई, अब आपने इस नेट रिएक्शन को बस सॉल्व करते जाना है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, पहले जो आपके सेम कंसंट्रेशन वाली यूनिट्स है मतलब वेरिएबल्स है उन्हें एक साइड ले लो। तो जैसे यहाँ आपके C2 वाले ज्यादा है, C2 C1 C2, तो आपने क्या कर दिया, C2 वालों को एक साइड कर दिया, ये आपका C2 है, ये आपका C2 है, और ये आपका C2 है, तो 3 C2 है 3 C1 है, तो आपने C2 वालों को साथ कर दिया। देखो H पॉजिटिव C2 आपका प्लस, ये प्लस आया बीच में, T नेगेटिव Cl C2, और आपका क्या है, ये प्लस आया, इक्वल साइन के यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या है आपका T, सॉरी हाँ, ये तो प्लस इसका साइन है, तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, T पॉजिटिव H पॉजिटिव C2, ये आपका निकला। अब यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, C1 वाले कंसंट्रेशन टर्म, आपने क्या किया, एक ले लिया H पॉजिटिव C1, और आपका हो गया T नेगेटिव Cl नेगेटिव C1, और आपका क्या बना, ये पॉजिटिव था तो यहाँ की नेगेटिव T पॉजिटिव H पॉजिटिव C1। इतनी चीज क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, साफ साफ देखिएगा, ठीक है। देखो अब इसने क्या किया, अब ये सोच रहा है कि देखो यहाँ पर आपका C2 वाले टर्म आ गए, यहाँ C1 वाले टर्म आ गया, ओके। बट इस C2 वाले टर्म में देखो ये टर्म और ये टर्म आपको लगभग सेम मिलेगा, कैसे, दोनों आपके H पॉजिटिव आयन की बात करें तो आपने इन दोनों को कंबाइन करा दिया, कैसे, आपने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, मैंने इसके पास T की वैल्यू कुछ नहीं है तो मैंने इसे 1 बोल दिया, ठीक है। इसके पास T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू नहीं है तो मैंने इसे 1 बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1, और आपने क्या लिया, माइनस T लिया, मतलब H को यहाँ पर आपने कॉमन कर दिया, ये H आपका और ये H आपका क्या हो गया, कॉमन आ गया, यानी कि HC2 आपका कॉमन आ गया,
ब्रैकेट के अंदर क्या रहा आपका 1 माइनस टी, 1 माइनस टी मतलब जब आपका ये H जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा H पॉजिटिव C2, और जब आपका H पॉजिटिव T पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा T पॉजिटिव H पॉजिटिव C2। कितना आसान था, तो आपने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, बचा हुआ वेरिएबल यानी कि आपका T नेगेटिव Cl नेगेटिव C2 आपका एज इट इज रहा। सेम चीज आपने यहाँ किया, आप देख सकते हैं ये और ये वेरिएबल सेम है। आपने H पॉजिटिव को दोनों साइड कॉमन, ये आपने H पॉजिटिव को कॉमन लिया, H पॉजिटिव कॉमन आया तो आपने क्या लिखा 1 माइनस टी पॉजिटिव। 1 माइनस टी पॉजिटिव मतलब जब आप H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1H ही मिलेगा, और अगर H पॉजिटिव को T पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो T पॉजिटिव H पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन माइनस का साइन आप लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है और इन दोनों के बीच में भी नेगेटिव साइन है, तो आपने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया। इतनी चीज क्लियर आई। अब और बचा हुआ वेरिएबल वैसे, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप देखेंगे ट्रांसफेरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस ट्रांसफेरेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इनकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये आपका फॉर्मूला कैलकुलेटेड होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर को टी नेगेटिव की वैल्यू निकालू तो मेरी टी नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस टी पॉजिटिव। तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ कि देखो 1 माइनस टी पॉजिटिव, देखो 1 माइनस टी पॉजिटिव इस पूरे की प्लेस पे 1 माइनस टी पॉजिटिव की प्लेस पर मैं क्या रख दूं, टी नेगेटिव रख दूं, ये हो गया। यहाँ भी 1 माइनस टी पॉजिटिव की प्लेस पे क्या रख दूं, टी नेगेटिव रख दूं। तो मेरा आंसर क्या होगा, देखो टी नेगेटिव एच पॉजिटिव, मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, टी नेगेटिव एच पॉजिटिव, ठीक है। कंसंट्रेशन इज C2, आपने लिखा कंसंट्रेशन इज C2, ओके। प्लस प्लस में क्या हुआ, टी नेगेटिव Cl नेगेटिव, टी नेगेटिव Cl नेगेटिव, C2 कंसंट्रेशन गिव्स ये आपका टी नेगेटिव सॉरी 1 नेगेटिव टी पॉजिटिव की प्लेस में पर रखा टी नेगेटिव एच पॉजिटिव, टी नेगेटिव एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज C1, और यहाँ टी नेगेटिव Cl नेगेटिव तो कंसंट्रेशन इज C1, ओके। तो आपकी ये इक्वेशन फाइनली यहाँ पर निकल गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ही आपको सारा काम करना है। तो देखो इस इक्वेशन को हम और सॉल्व आउट कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो कीजिएगा। कैसे, आप कर देंगे टी आपका यहाँ भी कॉमन है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आप लिखेंगे Tl मतलब टी नेगेटिव, ये दोनों में है ना टी नेगेटिव, तो आप लिख सकते हैं टी नेगेटिव H प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है, बाहर लिख दिया कंसंट्रेशन टर्म C2, ओके। यहाँ पर आपका सेम है Tl नेगेटिव सॉरी टी नेगेटिव, तो आपने टी नेगेटिव लिखा, अंदर लिखा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म है C1, ओके। अब आपकी मर्जी, यहाँ तक करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, फाइनल आपका आंसर यहाँ से आएगा। देखो आपने ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व की, अब आप क्या करेंगे, जैसे हमें नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू पता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, लॉग है ये आपका, लॉग C1 अपॉन C2, ये हमको पता है, ये हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू रखेंगे। तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ भी 0 आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे जो इलेक्ट्रोड है वो सेम की हैं, क्या है, दोनों सेम हाइड्रोजन के हैं, और दोनों का प्रेशर सेम है, P है। तो आपको पता है कि अगर इन दोनों का प्रेशर भी सेम है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू भी आपकी 0 ही आएगी, जैसे हमने ऊपर वाले केस पर पढ़ा। तो ई नॉट की वैल्यू आपने क्या रखी, 0 रखी, बाकी चीजें आपकी एज इट इज है, आपने माइनस का साइन लगाया 0.0599 अपॉन आपने लिखा n लॉग, और यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो C1 अपॉन C2 की बस आपने यहाँ वैल्यू को पुट करना है। अब आप बोलेंगे C1 अपॉन C2 क्या है, देखो C1 की वैल्यू क्या है, आप देखिए ये है आपका C1, ठीक है, आपकी ये वैल्यू है C1 की, ठीक है। तो आपने C1 की प्लेस पे क्या रखा, देखो आपकी C1 की वैल्यू क्या है, आपका H भी आपका C1 है, Cl भी आपका C1 है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, H मतलब हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन, इसका कंसंट्रेशन है C1, और इसकी पावर कितनी है T नेगेटिव, यानी कि ये कितना क्या ट्रांसफेरेंस है, ट्रांसफेरेंस नेगेटिव, ओके। और यहाँ पर आपने देखा C1 एक और वाला है, कौन है, क्लोरीन, यानी कि आपने लिखा क्लोरीन, क्लोरीन का कंसंट्रेशन है C1, और इसकी पावर भी क्या है T नेगेटिव की, इसकी पावर है, आपने जस्ट ऐसा लिख दिया, ठीक है। अपॉन में C2 का कंसंट्रेशन, तो देखो C2 टाइम वाले C2 साइड कौन कौन है, C2 साइड भी आपका H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और इनकी पावर है T नेगेटिव, तो आपने लिखा H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन, Cl दोनों का कंसंट्रेशन C2 पावर T नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर है, कितना इजी था। अब आपने क्या करना है, बस इसी को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, देखो आगे की पीछे मतलब आगे की चीजें स्किप कीजिए, आप बस इस पे ध्यान दीजिए। आपने क्या किया, देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपके आयन है, और दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप H पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, Cl नेगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है। तो हमने इसे यहाँ H और Cl ना लिख के सीधे हमने क्या लिखा,
C2 कंसंट्रेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसकी पावर क्या है, इसकी पावर T नेगेटिव है, इसकी पावर T नेगेटिव है, तो दोनों को जब हम कंबाइनली बात कर रहे हैं तो हम T2 नेगेटिव बोलेंगे। तो मैंने बोला कि हम C2 कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और दोनों की पावर क्या है, T2 नेगेटिव कंबाइनली। ओके, ऊपर भी हम क्या है, C1 की बात कर रहे हैं और इनकी पावर कितनी है, T2, T नेगेटिव इसकी, T नेगेटिव इसकी, यानी कि ओवरऑल T2 नेगेटिव पावर हो गई। इतनी चीज क्लियर आई। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो पावर वाला टर्म था यानी कि 2T नेगेटिव वाला जो टर्म था, इसको हमने आगे भेज दिया, यहाँ से हमने उसे आगे भेज दिया, यानी कि अब हमने इसे क्या बोला, ई सेल 0.059 अपॉन एन आपका वही रहा, लेकिन ये T2 को हमने आगे भेज दिया, यानी कि अब हमने इससे बोला कि ये कितना है, इंटू T2 है। समझ में आया, ये पावर हमारी आगे चलेगी तो इंटू T2 है। पॉइंट मतलब पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाई लॉग, अब आपका सिर्फ क्या बचा, C1 अपॉन C2 बना। तो ये इक्वेशन आपको सिंपल करने के लिए जस्ट इतनी बात हुई। ओके, अब आपने क्या किया, अब आपने बस ये किया कि यहाँ पर आपको पता है ई सेल की वैल्यू तो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, ये वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कर दिया, ये वाली वेरिएबल्स को उल्टा कर दिया, यानी कि C2 अपॉन C1 कर दिया, जो पहले C1 अपॉन C2 था। तो ये जो आपकी इक्वेशन निकली, यही है आपकी किसकी वैल्यू, ईएमएफ वैल्यू, या फिर आप ई सेल वैल्यू बोल सकते हैं फॉर अ कंसंट्रेटेड सेल विद अ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हैं विथ अ ट्रांसफेरेंस। तो देखो यहाँ पर आपकी ई सेल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, इतनी सी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिक्विड पोटेंशियल भी लगा हुआ है, जंक्शन पोटेंशियल भी लगा हुआ है। जंक्शन पोटेंशियल की बात भी हमने यहाँ पे की, तो जंक्शन पोटेंशियल की वजह से हमारी ई सेल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आई। बट अगर हमने इसे मिनिमाइज कराना है तो हम यहाँ पर को सॉल्व ब्रिज का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको आगे दिखा दिया। इतनी चीज क्लियर है, बस यही तो हमने डिस्कस करना था। वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनी, बट होप अगर आपको समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, लेंथी बनी तो ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर आई, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो आपको ये चीज समझ में आई ना, यहाँ पे मैंने आपको इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा होप आपको पता होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ इतना ज्यादा चीजें नहीं बताई आपको, तो फिर भी होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने नीचे तो ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। तो अभी हम लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।